वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, उसके बाद हमने एलआर भी देखा था और सीआर सर्किट भी देखा था। अगर हमको प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट क्लियर है तो इस लेक्चर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। यहाँ पर मैंने क्या किया, तीनों चीज़ों को मैंने सीरीज में लगा दिया, इंडक्टर को, कैपेसिटर को एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है, और हमारा जो सोर्स है वो यहाँ पर मैंने सोर्स लगा दिया। ठीक है, सपोज किसी इंस्टेंट पे जो करंट जा रहा है वो है I = I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा VL, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC और रेजिस्टेंस के अक्रॉस VR मैंने सपोज मान लिया। ठीक है, अब अच्छा बताओ VL क्या कांस्टेंट होगा? नहीं, VL टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा क्योंकि वोल्टेज किसी का अक्रॉस कांस्टेंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो अगर I = I नॉट साइन ओमेगा टी है तो याद करो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में होता है। करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में होते हैं, इनके बीच में कोई फेज लैग नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या लिखूंगा, सपोज इस पे पीक, अच्छा जो ये वी नॉट है, हमको इसका जो सोर्स वोल्टेज है वो निकालना है हमको। तो अच्छा ये जो वी नॉट वैल्यू होगी वो क्या होती है, वी नॉट जो होती है इन तीनों की पीक वैल्यू का सम होता है। लेकिन कैसा सम? फेजर सम। हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते कि वी नॉट एल प्लस वी नॉट सी प्लस वी नॉट आर हम ऐड करके वी नॉट निकालते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, फेजर सम निकालना हमको। तो बताओ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, वी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। मतलब क्यों? क्योंकि जो करंट का फेज होगा वही वोल्टेज के फेज होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि सेम फेज में जाते हैं। फिर उसके बाद आती है कैपेसिटर की बात। जो कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होता है, करंट क्या हो रहा था, कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट जा रहा होता है वो 90 डिग्री वोल्टेज से आगे चल रहा होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और करंट 90 डिग्री आगे चल रहा होता है, तो मतलब करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा होता है वोल्टेज। तो VCT हो जाएगा V नॉट C साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब इंडक्टर के अक्रॉस बताओ, इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है। वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, करंट लैग कर रहा होता है π/2। तो क्या लिख सकता हूं मैं, VL T = V नॉट L साइन, क्या होगा, करंट से वोल्टेज आगे चल रहा होता है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2। सिंपल, हमको ये चीज लिखना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा V नॉट क्या होता है, V नॉट L में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात, हमें पता है I नॉट × XL होता है। V नॉट R क्या होता है, I नॉट × R होता है। V नॉट C क्या होता है, I नॉट × XC होता है। XL क्या होता है हमें ये भी मालूम है, XL क्या होता है ओमेगा × L। XC क्या होता है 1/ωc। ये सब क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट सारा। ठीक है इतना। अब फेजर डायग्राम बनाते हैं इनका। ठीक है, फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमेशा याद रखना कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो हमेशा करंट से आगे होता है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो हमेशा करंट से पीछे होता है। देखो मैंने बताया ना कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यहाँ होता है, करंट यहाँ होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यहाँ होता है, करंट यहाँ होता है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस ऐसे होता है RI। ठीक है, इंडक्टर में 90 डिग्री आगे चल रहा होता है वोल्टेज, कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री कैपेसिटर में 90 डिग्री पीछे चल रहा होता है और रेजिस्टिव सर्किट में सेम डायरेक्शन में चल रहा होता है। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। सपोज मैंने ये बना दिया मैंने करंट की। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में ही ये भी है V नॉट R मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वाला पीक वैल्यू मैंने इधर बना दिया। ठीक है, करंट किधर डायरेक्शन में होगा, करंट इधर ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सपोज मैंने करंट इधर ले लिया, करंट से 90 डिग्री आगे क्या होगा, V नॉट L। बोलो, करंट से 90 डिग्री V नॉट L होगा। और करंट से, ये करंट अगर इधर जा रहा है तो करंट से 90 डिग्री पीछे क्या होगा, V नॉट C। बस इतना आना चाहिए। हमेशा ऐसे सर्किट बनाओ कि L ऊपर हो, C नीचे हो और R इधर हो करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, इतना बनाना आना चाहिए। और अगर मुझे उसके टर्म में बनाना है, इनके रेजिस्टेंस के टर्म में बनाना, कैसे, V नॉट L क्या होता था I नॉट × XL, याद करो, तो XL ऊपर हो जाएगा। V नॉट R क्या होता था I नॉट × R इधर हो जाएगा। और V नॉट C होती क्या होती थी I नॉट × XC, तो XC इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इजिली बना सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ केसेस देखेंगे कि अब जब V नॉट L ज़्यादा हो, जब VC ज़्यादा हो, जब दोनों इक्वल हो, तीनों के अलग अलग केस देखेंगे। ठीक है, चलिए केस 1 देखते हैं। केस 1 है व्हेन V नॉट L > V नॉट C, या फिर बोल सकते हैं XL > XC। अरे V नॉट L क्या होता है I नॉट × XL, तो I नॉट सब में कांस्टेंट है तो XL > XC होगा। जैसे V नॉट C क्या होगा I नॉट × XC, I नॉट कांस्टेंट तो XL > XC होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो V नॉट L > V नॉट C और XL >
एक्सी। तो इस केस में क्या होगा, अगर देखा जाए दो वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाए कि एक वेक्टर ऊपर की तरफ एक वेक्टर नीचे की तरफ है, ठीक है, और ऊपर वाला वेक्टर लंबा है, मतलब ऊपर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, नीचे वाला का मैग्नीट्यूड कम है, तो नेट जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर ही आएगा। तो मैं रिजल्टेंट इस तरीके से बना सकता हूं, नेट रिजल्टेंट ऊपर आएगा और ये इधर ही रहेगा। तो नेट ये क्या हो जाएगा, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। सिंपल सी बात है, नेट रिजल्टेंट ऊपर ही आएगा और इधर क्या हो जाएगा, वी नॉट आर। क्लियर है बोलो। और ये इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा होगा वी नॉट। यार तभी तो मैं फेजर एडिशन से निकालना चाह रहा हूँ वी नॉट, डायरेक्टली थोड़ा ना निकाल सकते कि वी नॉट एल प्लस वी नॉट सी प्लस वी नॉट आर। हम इसका फेजर एडिशन से करेंगे। फेजर एडिशन में ग्राफ ऐसा बना, इसको मैं देखा कि ये बड़ा है तो इसको ऊपर ले आया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा वी नॉट होगा, पीक वोल्टेज सोर्स का होगा, ठीक है। और ये कुछ एंगल फाई बना रहा होगा। अच्छा करंट अभी भी इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखना, पहले तो मैं वी नॉट की वैल्यू निकाल दूं। वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वी नॉट हो जाएगा अंडर रूट दिस वी नॉट एल प्लस माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। बोलो वी नॉट एल की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट इंटू एक्सएल, तो वी नॉट हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, ठीक है, माइनस आई नॉट एल, सॉरी एल है इसी है, आई नॉट इंटू एक्स सी होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। क्या मैं आई नॉट बाहर ले सकता हूँ, आई नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर सबसे बाहर निकाल सकता हूँ, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा वी नॉट इसको टू आई नॉट इंटू आर होता है, तो ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी समथिंग लाइक रेजिस्टेंस है, ये भी समथिंग लाइक रेजिस्टेंस, हाँ पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। तो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, और जेड क्या हो जाता है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमको ये याद रखना, जब एक्सएल बड़ा हो तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया यहाँ से। जेड क्या होता है, इंपीडेंस, जेड क्या होता है हमारा इंपीडेंस। नहीं हो तो यहाँ से भी निकाल के देखो, एक्सएल बड़ा है, एक्सएल बड़ा तो एक्सएल माइनस एक्सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक्सएल माइनस एक्सी, और इधर क्या है आर, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा जेड, इसका रिजल्टेंट जेड होता तो जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिख रहा है हमको। और ये क्या है फाइव, ये क्या है फाइव। अच्छा फाइव क्या होगा बताओ, फाइव क्या होगा, तो टेन फाइव हो जाएगा हमारा यहाँ से, सॉरी टेन, हाँ टेन फाइव, यहाँ से हमारा टेन फाइव हो जाएगा। बताओ ये जो ये इधर चिपका दो, ये एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, हम यहाँ से फाइव की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बोलो इतना क्लियर हुआ। अच्छा देखो यहाँ क्या हो रहा है कि जब मैंने देखा कि इंडक्टिव सर्किट होता, सिर्फ प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता था, तो करंट क्या करता था, लैग करता था, करंट लैग करता था वोल्टेज से। लेकिन जब मैं एलसीआर और रेजिस्टिव सर्किट में कुछ नहीं होता, तो जब एलसीआर सर्किट और सीआर सर्किट में क्या होता था, सी सर्किट में क्या होता था, वहां पर करंट लीड करता था, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो एलसीआर है इसमें वी नॉट एल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा कि करंट इसमें भी लैग करेगा, क्योंकि वी नॉट एल की वैल्यू ज्यादा है तो करंट लैग करना चाहिए। और हमको दिख भी रहा है कि जो नेट वोल्टेज आ रहा है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा है, वो अभी भी किससे, करंट से फाई एंगल ज्यादा है। तो मतलब अगर इस सर्किट को वी नॉट एल अगर वी नॉट सी है तो इसको इंडक्टिव की तरह मान सकते हैं, जिसमें फेज डिफरेंस कितना हो गया है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि फेज डिफरेंस क्या है, अगर प्योरली वो सॉरी वी नॉट एल की वैल्यू वी नॉट सी से ज्यादा है तो हम एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर कर देंगे। इसमें रटना कुछ नहीं, बस दिमाग लगाना है कैसे करना है, ठीक है, इसमें रटने वाली चीजें नहीं है। तो अब बताओ मैं वोल्टेज की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, जो वोल्टेज मुझे फाइनली जो वोल्टेज निकालना है ना, ये वोल्टेज की इक्वेशन निकालनी है, तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या लिखूंगा, करंट क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है फाई एंगल, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। अरे देखो वोल्टेज क्या कर रहा है, फाई एंगल लीड कर रहा है, करंट है वोल्टेज है, वोल्टेज क्या फाई एंगल लीड कर रहा है। सिंपल सी बात है, वी हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव की वैल्यू हमको मालूम, हम निकाल चुके हैं। वी नॉट की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, आई नॉट इंटू जेड निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इतना हमको इस केस में पढ़ना है। अब यहां देखो, यहां क्या बोला है, व्हेन वी नॉट सी ग्रेटर देन वी नॉट एल, या फिर बोल सकते हैं एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल, ठीक है। और
अब यहाँ देखो मैं सर्किट जब बनाया था ऐसे करके, ऊपर वी नॉट एल था, नीचे वी नॉट सी था और यहाँ आर था, वी नॉट आर था, ठीक है। अब वी नॉट सी ग्रेटर देन वी नॉट एल है तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो नीचे आएगा, तो सर्किट कैसा बन जाएगा, इधर वी नॉट आर, इधर वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, सिंपल सी बात है। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, रिजल्टेंट आएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पहले समझना, जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था वहां पर क्या करता था, करंट लीड करता था। अभी करंट किधर डायरेक्शन में होता है, करंट इधर डायरेक्शन में है, करंट हमेशा रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में होता है, सेम फेज में होता है, ठीक है। तो वी नॉट आर की डायरेक्शन में, तो यहाँ दिख रहा है हमको कि जो करंट था वो वीसी से लीड करता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट π/2 एंगल आगे चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ एलसीआर सर्किट है तो यहाँ एल भी है सी भी है, लेकिन हाँ यहाँ हमें ये पता है कि वी नॉट सी ग्रेटर देन वी नॉट एल है। इसका मतलब क्या है, करंट पहले लीड कर रहा था 90 डिग्री से, लेकिन वी नॉट एल की वजह से थोड़ा सा कम करेगा लेकिन लीड करेगा। दिख भी रहा है हमको, नेट वोल्टेज जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इधर आ रहा है और जो इनके बीच में एंगल है फाई है, तो करंट अभी भी फाई एंगल आगे चल रहा है, करंट अभी भी फाई एंगल चल रहा है, या बोल सकते हो वोल्टेज अभी भी फाई एंगल पीछे चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम ये कह भी सकते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, कि करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वी नॉट क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात मालूम है हमको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्स सी, आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू आर, आई नॉट बाहर ले लूंगा क्या बचेगा, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हो गया ये हमारा वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। इसका इंपिडेंस क्या है, एक्सी, जो बड़ा मैंने कहा ना पहले एल बड़ा तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, अब यहाँ एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फॉर्मूला सेम ही एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो क्लियर इतना। तो इसमें क्या पड़ रहा है हमको, दिख रहा है यहाँ फाई, अच्छा वॉलर डायग्राम बना के देख लो, इधर था एक्सएल, इधर था एक्सी, इधर था आर। तो जब एक्सएल एक्सी बड़ा है तो नीचे रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा, एक्सी माइनस एक्सएल, और इधर क्या आएगा आर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा जेड। तो जेड भी यहाँ से भी दिख रहा है हमको, क्या आएगा, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, कहीं से भी निकाल रहा हो। ये एंगल क्या है, फाई, फाई कैसे निकालोगे, ये एक्सी माइनस एक्सएल यहाँ चिपका दो, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा हमारा एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं, बस समझना, अगर समझ में आ गया तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे इजिली, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि हमको सोर्स वोल्टेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, वी इक्वल्स टू वी नॉट हमको मालूम चल गया, आई नॉट इंटू जेड साइन ओमेगा टी। बताओ क्या कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है फाई, तो ओमेगा टी माइनस फाई, फाई हमको मालूम है, वी नॉट हमको मालूम है, सब कुछ हमको मालूम है, इसलिए निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट सर्किट है हमारा व्हेन वी नॉट एल इक्वल्स टू वी नॉट सी, मतलब जब वी नॉट एल बराबर हो जाए वी नॉट सी, और या फिर बोल दो एक्सएल बराबर हो एक्स सी। तो बताओ पहले कैसा था, वी नॉट एल वी नॉट सी, और इधर क्या आ जाएगा वी नॉट आर, करंट भी इधर ही था, ठीक है। अब क्या होगा, जब दोनों बराबर हैं तो इनका फेजर सम क्या होगा, जीरो होगा, इनके तो आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेगा क्या, सिर्फ वी नॉट आर, करंट इधर टाइप में। तो ये जो सर्किट बचेगा वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बचेगा। अगर वी नॉट एल की वैल्यू वी नॉट सी के बराबर हो जाएगा तो ये सर्किट जो बचेगा वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनेगा। चाहे देख लो जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड वैल्यू होती है एक्सएल, अच्छा एक्सएल माइनस एक्सी लिख लो, या फिर डिफरेंस बोल दो माइनस प्लस आर स्क्वायर। अच्छा ये डिफरेंस ये फॉर्मूला तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्सएल डिफरेंस एक्सी का, इन दोनों का एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर एक्सएल बड़ा तो एक्सएल इधर कर लो, एक्सी बड़ा तो एक्सी इधर कर लो, नहीं भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर है, एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर, अरे इस रजिस्टर में वी नॉट एल बराबर वी नॉट सी है, तो आई नॉट एक्सएल इक्वल्स टू आई नॉट एक्सी, वी नॉट एल बराबर तो आई नॉट एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, वो हम डायग्राम से भी समझ लिए थे। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो जेड क्या बचेगा, जेड आर बचेगा, तो इंपिडेंस भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और कह सकते हो तब यहाँ पर करंट जो होगा, जो करंट होगा वो जो या वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, करंट के साथ सेम फेज में होगा, क्योंकि यहाँ ये प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा। इसको अच्छा ये भी कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन।
इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ को हम एक प्योर लेक्चर इसके ऊपर करते हैं। जब तुम्हारा रेजोनेंस कंडीशन आती है एलसीआर सर्किट में, हम एक प्योर कंप्लीट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर इसी पे करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो कंसेप्ट के लिए बस इतना ही था इस लेक्चर में। अब 4-5 क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे, उसके बाद हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक एलसीआर सर्किट ले लिया जिसमें रेजिस्टेंस है 3 ओम, इंडक्टेंस है 0.16 हेनरी एंड देन कैपेसिटर है 500 माइक्रो फैराडे। करंट जा रहा है आई इक्वल्स टू 10, ये आई नॉट नहीं है, 10 साइन 100t, ठीक है, 10 साइन 100t। आई नॉट की वैल्यू कितनी है 10, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। ये हमारा सोर्स है, ठीक है। हमको सबसे पहले निकालना है एक्सेल की वैल्यू। एक्सेल क्या होता है, पहला एक्सेल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना 100 और एल कितना 0.16, दैट इज 16 हो जाएगा ओम, ठीक है। दूसरा काम है एक्सी निकालना। एक्सी क्या होता है 1 ओमेगा सी। ओमेगा कितना है 100, सी कितना हमारा 500 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो माने 10⁻⁻6 होता है। यहाँ से हमारा जो एक्सी हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ओम, ठीक है। उसका थर्ड हमारा जेड क्या होता है, हमको मतलब नहीं है एक्सेल, अच्छा वैसे दिख रहा है हमको कौन बड़ा है, ये है 16 ओम, ये है 20 ओम। तो एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल है, तो हम क्या करेंगे एक्सी माइनस एक्सेल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बोल सकते हो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, प्योरली नहीं, कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसमें जो करंट होगा वो लीड करेगा, फाइनली जो वोल्टेज होगा वो लैग करेगा। इस तरीके से समझ सकते हो। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा हमारा एक्सेल कितना हमारा, एक्सी कितना हमारा 20 माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस आर कितना हमारा 3 का स्क्वायर। तो जेड हो जाएगा हमारा यहाँ से 5 ओम, ठीक है। जेड कितना हो जाएगा 5 ओम। नेक्स्ट हमारा क्या है, वी नॉट निकालना हमको। वी नॉट क्या होता है, वी नॉट होता है आई नॉट इंटू जेड। आई नॉट की वैल्यू कितनी है 10, जेड की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, वी टी निकालना। वी टी क्या होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ इसमें क्या होगा, वोल्टेज क्या हो रहा होगा, लैग कर रहा होगा, वोल्टेज लैग कर रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एक्सी लेस ग्रेटर देन एक्सेल है, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कुछ नीचे आएगा। याद करो एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल है और नेक्स्ट रिजल्टेंट नीचे आएगा, एंगल क्या होगा फाई होगा। और फाई कैसे निकालते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा एक्सेल माइनस एक्सी और ये आर, तो टेन फाई का फॉर्मूला याद रखो हमेशा, एक्सी माइनस एक्सेल, ठीक है, एक्सेल अपॉन आर। तो ये कितना हो जाएगा 4/3। एक्सी कितना 20 माइनस 16 अपॉन 3, 4/3, तो 5 हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, जो कि होता है हमारा आई थिंक 53 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना अच्छे से। तो यहाँ हो जाएगा tan साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री, या बोल सकते हो वी टी इसको वी नॉट कितना है हमारा, वी नॉट 50 है, साइन ओमेगा कितना है 100 है, 100 टी माइनस 53 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा निकालना है वी आर टी। तो वी आर टी कैसे निकालते हैं, वी आर टी क्या होगा वी नॉट आर साइन, देखो करंट के साथ सेम फेज में रहता है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। तो मैं साइन 100t लिख सकता हूँ डायरेक्टली 100t, ठीक है। वी नॉट आर की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट आर हो जाएगा हमारा आई नॉट आर। आई नॉट कितना है हमारा, आई नॉट है हमारा 10 और आर कितना हमारा 3, तो कितना हो जाएगा 30 ओम। तो हो जाएगा 30 साइन 100t। क्लियर इतना, वी आर टी इजिली होता जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है, वी एल टी निकालना है। वी एल टी क्या होता है, वी नॉट एल इंटू साइन, बताओ वी नॉट एल के अक्रॉस क्या होता था, करंट लैग करता था, या बोल सकते हो वोल्टेज लीड करेगा बाय एंगल π/2। याद करो वी नॉट एल करंट या वी नॉट आर इधर लिखते थे, तो वोल्टेज π/2 एंगल आगे होता था। तो मैं क्या लिख दूंगा साइन 100t प्लस π/2, और वी नॉट एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आई नॉट इंटू एक्सेल। आई नॉट की वैल्यू कितनी है 10, एक्सेल की वैल्यू कितनी है, एक्सेल आया था हमारा 16, तो कितना 160, तो हो जाएगा वी एल टी हो जाएगा 160 साइन 100t प्लस π/2, ठीक। नेक्स्ट हमको क्या निकालना, वी सी टी निकालना। तो वी सी टी भी इसी तरीके से जाएगा, पहले मैं आई नॉट इंटू एक्सी वी सी टी का वी नॉट सी क्या हो जाएगा, वी नॉट मैं ही लिख दे रहा हूँ, अगले पेज पे नहीं जा रहा हूँ। आई नॉट इंटू एक्सी, आई नॉट कितना हमारा 10, एक्सी कितना हमारा 20, तो हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा 200 साइन, अच्छा वोल्टेज
सी के अक्रॉस क्या होता था, करंट लीड करता है बाई एंगल π/2, तो वोल्टेज क्या होगा, लैग करेगा, वोल्टेज लैग करेगा तो 100t माइनस π/2 कर देंगे, ठीक है, बस ये हो गया VCT। अब पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, पावर फैक्टर किसको बोलते थे, पावर फैक्टर का फॉर्मूला बताया था मैंने, cos φ क्या होता था, R/Z होता था, याद करो, ठीक है। तो ये तो ऐसे निकाल लो कि ये हो जाएगा cos 53, या फिर कैसे निकाल लो, R की वैल्यू कितनी है 3, Z की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, पावर फैक्टर 3/5 बोल रहे हो या फिर cos 53 की वैल्यू निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्लियर इतना। अच्छा, जब पावर फैक्टर निकाल ही लिया है तो P एवरेज भी निकाल दो। एवरेज पावर क्या होता था, याद करो पिछला लेक्चर, VRMS IRMS इंटू cos φ, ठीक है। VRMS क्या होता था, V0/√2 I0/√2 इंटू cos φ। V0 क्या होता था, V0 क्या निकला हमारा यहाँ से, V0 आया हमारा 50/√2 इंटू I0 की वैल्यू कितनी आई है 10/I, क्या निकली पहले से दी हुई थी, cos φ की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 50 × 500 इंटू 3 अपॉन √2 इंटू 2 √2 इंटू √2 2 इंटू 5 10 15 तो 150 वोल्ट वाट जो होगा एवरेज पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, आंसर क्या होगा 150। तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से LCR सर्किट है जिसका R 300 ओम है, इंडक्टेंस कितनी है 1 हेनरी और कैपेसिटेंस कितनी है 20 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। वोल्टेज दे रखा सोर्स का कितना 50 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे रखी 50/π हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले वो देखना क्या निकालना है, हमको IRMS निकालना है, ठीक है। ये मैं बहुत अच्छे से मैं भी फॉलो करता था इस ट्रिक को कि जब हमको IRMS निकालना है तो मैं पहले IRMS का फॉर्मूला लिखूंगा। IRMS क्या होता है, I0/Z, मतलब हमको I0 भी निकालना है और Z भी निकालना है कुल मिला के पहले, ठीक है। उसके बाद जब मैं देखूंगा I0/Z है तो इसमें पहले फिर मेरे को निकालना है Z निकालना है, फिर मेरे को क्या निकालना है Z निकालना है, और उससे पहले क्या निकालना है I0 निकालना है, इन दोनों को अलग अलग निकालना है मेरे को। और सॉरी ये गलत हो गया, I0/√2 होता था, ठीक है, सॉरी। IRMS जो होता है वो क्या होता है I0/√2, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मुझको क्या निकालना है I0 निकालना है, ठीक है। और उसके बाद मैं देखूंगा I0 क्या होता है V0/Z होता है, V0/Z होता है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मुझे V0 तो दिया है, मुझे Z भी निकालना है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मुझे I0 और Z निकालना होगा, I0 और Z निकालना होगा, ठीक है। तो मैं पहला काम क्या करूँ, मुझे I0 निकालना, तो I0 के लिए पहले Z निकालना होगा, तो Z निकालूंगा। Z क्या हो जाएगा बताओ, पहले मैं यहाँ पर देखूंगा कि फॉर्मूला जो होता है वो XL - XC का होल स्क्वायर लिखूंगा या XC - XL का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला Z का जो है वो मैं बोल भी दिया हूँ कि डिफरेंस लिखना, XC डिफरेंस XL का होल स्क्वायर प्लस R²। अब XC क्या होगा, अच्छा ओमेगा क्या होता है पहले देखो, XC होता है 1/ωc, XL होता है ओमेगा इंटू L। अब हमको ओमेगा नहीं मालूम, ओमेगा होता है 2πf, तो ओमेगा हो जाएगा 2π इंटू f कितना है 50/π, तो ओमेगा कितना हो गया 100। सीरियल वाइज चलना है, पहले फॉर्मूला लिख लो फिर जो रिक्वायरमेंट है उसको बाद में निकालो, ठीक है। तो मैंने अब दिख लिया ओमेगा निकाल लिया, तो XC क्या हो जाएगा 1/100, C कितना हमारा 20 इंटू 10⁻⁶, XL क्या हो जाएगा 100 इंटू XL कितना है 1, दैट इज 100 ओम, ठीक है। XC कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से जो XC हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 500, XC हो जाएगा हमारा 500। तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो फॉर्मूला क्या होगा XC - XL का होल स्क्वायर, तो Z हो जाएगा हमारा XC कितना है 500 - 100 का होल स्क्वायर, R कितना है गिवन है प्लस 300 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Z जो आ जाएगा वो आ जाएगा 500 ओम, ठीक है। अब Z निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, V0 हमको मालूम है तो हम I0 निकाल लेंगे। I0 क्या हो जाएगा V0/Z, सारा सीरियल वाइज चलोगे तो इजीली कर लोगे। I0 होता है V0/Z, तो I0 हो जाएगा, V0 कितना गिवन है 50, Z कितना हमारा 500, तो ये क्या 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर, ठीक है। करंट हमारा इतना आ गया। उसके बाद हमको IRMS पूछा, IRMS इजिली निकाल सकते हैं, क्या होता है I0/√2, I0 है 0.1√2, बोलो, या बोल सकते हो 1/10√2, 1/10 रहने दो, इसको क्या जरूरत है पॉइंट में कन्वर्ट करने की, ठीक है। IRMS निकाल दी, अब हमको निकालना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है VRMS अक्रॉस L, ठीक है, VRMS अक्रॉस L। तो VRMS अक्रॉस L क्या होगा
बोलो, वी जब वी नॉट अक्रॉस एल निकाल लेते, वी नॉट पीक वैल्यू निकाले तो क्या आई नॉट इंटू एक्सएल करते थे। जब वी आर एम एस अक्रॉस एल निकाला तो हमको क्या निकालेंगे, आई आर एम एस इंटू एक्सएल। बोलो, ऐसे निकालना, हमेशा ध्यान रखना। अगर हमको पीक वैल्यू निकालनी तो क्या करते थे, आई नॉट इंटू एक्सएल करते थे। हमको क्या निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें, आई आर एम एस इंटू एक्सएल करेंगे। सिंपल सी चीज है। तो आई आर एम एस कितना है, 1/10√2, और एल कितना है हमारा, एल 1 हेनरी, तो ये भी 1/10√2 हो जाएगा। ठीक, सेम केस हमको वी आर एम एस अक्रॉस क्या निकालना है, सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू एक्स सी हो जाएगा। आई आर एम एस कितना हमारा 1/10√2, और एक्स सी कितना हमारा, एक्स सी हमारा 500, सॉरी एक्सेल, सॉरी यहाँ पर एक्सेल जो हमारा वो 100 है, एक्सेल हमारा 100 है। ठीक है, ये मिस्टेक पता नहीं कैसे हो रही है। ठीक है, ये हो जाएगा 10, तो 10/√2। ठीक है, यहाँ कितना है 500, तो 50। ठीक है, तो 50/√2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वी आर एम एस अक्रॉस आर निकालना है। वी आर एम एस अक्रॉस आर क्या होगा, आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस कितना है 1/10√2। ठीक है, 1/10√2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर कितना है हमारा, आर दे रखा है 300। ठीक है, तो 30/√2। इस तरीके से हमको निकाल लेना है। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं अगर 30 को क्या लिख सकूँ, 15 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 15 इंटू 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ अपॉन √2। तो काट दिया तो क्या बचा, 15√2। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है। ये क्या हो जाएगा 25√2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, सोर्स का वी आर एम एस क्या होगा, सोर्स का जो वी आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस सोर्स का क्या होगा, V0/√2। सिंपल सी बात है। तो V0 कितना हमारा, V0 है हमारा 50/√2, दैट इज 25√2। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर तुम डायरेक्टली निकालते, अगर सपोज तुम पीक वैल्यू निकालते, V0 L निकालते, तो क्या निकलता है, आई नॉट इंटू एक्सएल निकाल देते। ठीक है, उसके बाद उस पीक वैल्यू का तुमको आरएमएस निकालना होता तो रूट से डिवाइड कर देते, √2 से। तो पहले डिवाइड करते या बाद में डिवाइड करते, बात तो एक ही है। तो इस फॉर्मूला को ऐसा मत करना ये फॉर्मूला तो दूसरा है, फॉर्मूला दूसरा नहीं है, सब कंसेप्ट सेम है। ठीक है, बाद में √2 से डिवाइड करो तो पहले ही कर लिया यहाँ पर। अच्छा, अब नेक्स्ट है पावर फैक्टर निकालना। पावर फैक्टर क्या होता है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर या तो cos फाई से निकाल लो, फाई एंगल निकाल लो, फाई निकाल सकते हो, XL-XC/R या फिर XC-XL/R, तुम्हारी मर्जी है कैसे भी निकालो। या फिर फॉर्मूला होता है R/Z। R कितना हमारा 300, और Z हमारा कितना आया था, Z आया था हमारा 500, तो 3/5। ठीक है, 3/, तो यहाँ पर cos फाई की वैल्यू कितनी आई हमारी 3/5। तो यहाँ से फाई हमारा कितना हो गया, फाई हो गया हमारा अच्छा, फाई की वैल्यू निकालने की जरूरत ही क्या है, हमको पावर निकालना है। फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर क्या होता है, आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। आई आर एम एस कितना है हमारा, आई आर एम एस हमने कितना निकाला था 1/10√2, 1/10√2। वी आर एम एस हमारा कितना निकाला है 50/√2, ये देखो यहाँ निकाला है। उसके बाद हमने इंटू कॉस फाई कितना है 3/5, इसलिए मैंने फाई की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये फाइनली कट फिट के कितना आ जाएगा 3/4 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा थोड़ा ना कि डायरेक्टली सीरियल वाइज पूछ लेगा, ये निकालो ये निकालो ये निकालो ये निकालो, फर्दर आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है बहुत आसान सा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि रेजिस्टेंस दे रखा है, एक्सएल दे रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो ईएमएफ है वो दे रखा है हमारा 20√2, ईएमएफ बोल लो या वोल्टेज बोल लो, बात एक ही है, साइन 50t + 30। ठीक है, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले जेड निकालना है, हमको सबसे पहले जेड निकालना है। तो जेड क्या होगा, अब हमको दिख रहा है साफ साफ, एक्सएल ऊपर है, आर इधर है, और एक्सआर नीचे होता था, एक्ससी नीचे होता था, लेकिन यहाँ दिख रहा है हमको एक्सी छोटा एक्सएल बड़ा है, तो 20 - XL - XC ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और जेड इनका रिजल्टेंट होगा। और जेड क्या हो जाएगा, जेड का फॉर्मूला तो बता ही दिया है, वैसे मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 5 तो XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो जेड हो जाएगा हमारा XL - XC 10 का स्क्वायर प्लस R कितना 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10√2, ये हो जाएगा जेड। ठीक है, इसलिए निकाल सकते हो। यहाँ बताओ,
अब मुझे tan phi निकालना है, ये क्या एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा यहाँ पर। tan phi क्या होता है, फॉर्मूला याद कर लो या फिर ग्राफिकली मतलब ये डायग्राम फेजर डायग्राम से देख लो, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। एक्सएल कितना है 10, एक्सएल माइनस एक्सी 10 अपॉन आर 10, तो कितना फाई कितना हो गया, फाई हो गया 45। अरे tan phi 1 आ रहा है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी 45 पे, तो tan phi 1 होता है। क्लियर इतना, या फिर बोल लो पाई बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, हमको VRMS निकालना है। तो पहले तो सॉरी IRMS निकालना। IRMS पहली बात तो होता क्या है, I0 बाई √2। ठीक है, तो मैं अगर I0 निकालूं तो क्या होता था, V0 बाई Z होता था। अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा। कोई फॉर्मूला थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, VRMS बाई Z हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा VRMS कितना होगा, V0 दे रखा है 20√2, तो VRMS यहाँ से कितना निकल जाएगा 20 √2 बाई √2 तो 20 हो जाएगा, तो VRMS तो 20 हो गया। तो IRMS 20 बाई Z कितना हमारा, Z आया था हमारा 10√2, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो IRMS हो जाएगा हमारा 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 कट जाएगा, बचा क्या √2 एम्पियर। नेक्स्ट क्या हमारा IT निकालना है। IT क्या होता है, I0 साइन। अब ध्यान देखना यहां पर जो करंट है वो क्या कर रहा है, फाई एंगल पीछे चल रहा है, किससे वोल्टेज, नेट वोल्टेज से फाई एंगल पीछे चल रहा है। अरे इधर ही तो होता था, V0 L V0 R V0 माइनस L V0 माइनस C हो जाएगा, क्योंकि V0 L बड़ा है तो V0 नेट इधर आएगा, फाई एंगल आगे इधर, तो V0 कितना आगे चल रहा है, फाई एंगल आगे चल रहा है। जाहिर सी बात है इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा एक्सएल ग्रेटर देन है एक्सी से। ठीक है, और यहाँ से ये कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और इसमें क्या करेगा, वोल्टेज लीड करेगा या फिर बोल सकते हैं करंट लैग करेगा। ठीक है, इस चीज़ को पुराने कंसेप्ट सब याद रखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो भी वोल्टेज है, जो भी फेज है करंट का, उस करंट से वोल्टेज क्या करेगा, आगे चलेगा, या फिर बोल सकते हैं करंट जो वोल्टेज का फेज है, जो हमारा वोल्टेज का फेज है, उस फेज से करंट कितना लैग करेगा, फाई एंगल लैग करेगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है हमको ये वोल्टेज, ये करंट, फाई एंगल पीछे चल रहा है, तो क्या होगा साइन ओमेगा 50t प्लस 30 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, I0 की वैल्यू हमको मालूम है, I0 हमारा कितना है I0 हमारा, अच्छा I0 हमारा होगा IRMS √2 है, I0 कितना था 2 होगा, I0 कितना होगा 2, तो 2 साइन 50t प्लस माइनस 15 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा IT। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट हमारा निकाल रहा है पावर। पावर क्या होता है, IRMS VRMS इंटू cos फाइव। ठीक है, IRMS कितना है हमारा, cos फाइव की वैल्यू डायरेक्ट फाइव निकाल लो, cos 45 कितना होता है 1 बाई √2, या फिर निकाल लो cos फाइव क्या होता है R बाई Z, R निकाल लो Z निकाल लो, वहां से भी आंसर आ जाए, तो कहीं से भी निकाल लो, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है तो IRMS कितना हमारा √2, VRMS कितना हमारा, VRMS कितना होगा, VRMS 20 √2 बाई √2 होता है, तो 20 होगा, तो VRMS 20, और ये कितना होगा 1 बाई √2। cos 45 कितना होता है 1 बाई √2, तो यहाँ फाइनली हमारा कितना वाट आएगा 20 वाट आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया। तो हम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, अगर हमारे पुराने सर्किट्स क्लियर है तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पर देख रहा है हमको, यहाँ LCR सर्किट है, सबके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, और वोल्ट मीटर में रीडिंग है, पहले वोल्ट मीटर में 40 वोल्ट, दूसरे वोल्ट मीटर में 40 वोल्ट, तीसरे वोल्ट मीटर में 10 वोल्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो वोल्ट मीटर होता है वो कैसी वैल्यू रीड करता है, RMS वैल्यू बताता है, RMS वैल्यू बताता है। तो VRMS अक्रॉस R, VRMS अक्रॉस L, VRMS अक्रॉस C, इनकी वैल्यू हमको मालूम है, चाहे तो हम निकाल सकते हैं V0 की वैल्यू। अच्छा V0 क्या होता है, VRMS क्या होता था, V0 अक्रॉस R अपॉन √2, तो V0 अक्रॉस R निकाल सकते हैं हम, क्या हो जाएगा VRMS इंटू √2। लेकिन भाई नीड क्या है, हम VRMS में ही खेल खेलेंगे, हमको जो मिल रहा है हमको उसी से करेंगे। जब बात तो है कि √2 सब में कॉमन होगा ना √2, तो हम VRMS से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है I0 निकालना हमको। I0 क्या होता था, याद करो, I0 कैसे निकालेंगे, I0 की वैल्यू अगर हमको IRMS निकाल लें, हम IRMS निकाले तो IRMS तो I0 बाई √2 होता था, अगर IRMS पता चल गई तो इंटू √2 करके I0 निकाल लेंगे हम। तो याद करो, जो
जो वोल्टेज के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वो कितना है 40 वोल्ट, और ये क्या है आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। तो वी आरएमएस अक्रॉस आर क्या होता था आई आरएमएस इंटू आर, यही तो होता था भाई, या वी नॉट आर इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर, फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, वी नॉट आर इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर, वी नॉट आर बाई रूट टू, वी नॉट आई नॉट बाई रूट टू इंटू आर, आई वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर, कहीं से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वी आर एम एस कितना हमारा 40, आई आर एम एस कितना है निकालना है, आर कितना हमारा 4, तो आई आर एम एस यहाँ से आ गया हमारा 10 एम्पियर, ठीक है। तो आई नॉट कितना हो जाएगा 10 रूट टू, सिंपल सी बात है यार, कुछ कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहां पूछा है ई नॉट की वैल्यू, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू पूछा है इसने। अब एक चीज बताओ, ई नॉट क्या होता था, फेजर सम ऑफ इसकी पीक वैल्यू का सम होता था, फेजर सम। तो अगर हमको पीक वैल्यू मालूम तो ठीक थी, तो यहां क्या कर देते थे वी नॉट एल करते थे, यहां वी नॉट आर करते थे, और यहां वी नॉट सी करते थे। अब भाई पीक वैल्यू नहीं मालूम है हमको, आई आर एम एस वैल्यू मालूम है, तो हम आई आर एम एस भी तो लिख सकते हैं ना, आई आर एम एस भी तो लिख सकते हैं, बाद में रूट टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा जैसे सपोज इसका जो एवरेज आएगा, जो इसका एवरेज आता था, सॉरी एवरेज कह रहे हैं, समेशन आता था, फेजर सम, वो आता था रिजल्टेंट जो होता था वी नॉट पीक वैल्यू, वी नॉट, अगर यहाँ नॉट वैल्यू है पीक वैल्यू ले रखे हैं तो रिजल्टेंट भी आ रहा था वी नॉट, अगर यहाँ मैं आर एम एस वैल्यू लूँगा तो रिजल्टेंट भी आएगा वी आर एम एस, बोलो वी नॉट आर एम एस। तो मैं क्या ले सकता हूँ, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली वही ले लूँ वी जो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा वी एल कितना गिवन है हमारा, वी एल गिवन है 40 वोल्ट, वी आर कितना गिवन है हमारा, वी आर गिवन है हमारा 40 वोल्ट, वी आर 40 वोल्ट, एंड वी सी कितना गिवन है हमारा, वी सी 10 वोल्ट। तो नेट जो ऊपर आ जाएगा रिजल्टेंट ऊपर आएगा कितना वी नॉट सॉरी वी एल माइनस वी सी कितना आ जाएगा 10 माइनस 40 माइनस 10 30, इधर कितना आ रहा है हमारा वी आर कितना 40, इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा वी आर एम एस, वी नॉट आर एम एस मतलब पीक वैल्यू का आर एम एस वैल्यू, ठीक है, कितना आ जाएगा, और ये एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा निकाल लो, वी आर एम एस पीक वैल्यू का आर एम एस कितना होगा अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा वी आर एम एस कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 50, और वी नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट होगा 50 रूट टू, बस रूट टू से मल्टीप्लाई तो करना है। तो हमको पहले कन्वर्ट करके बाद निकालना आसान था या बाद में, क्योंकि बाद में सिर्फ रूट टू का मल्टीप्लाई करना है, पहले सब में रूट टू से मल्टीप्लाई करते सबको अलग अलग लेते, इससे अच्छा है कि आरएमएस में खेल जाओ और लास्ट में रूट टू का मल्टीप्लाई कर दो, ईजी है, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट एल और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एल और सी की वैल्यू के लिए सिंपल फॉर्मूला लगा लो कि जो वी आर एम एस अक्रॉस एल क्या होता था, आई आर एम एस अक्रॉस एल इंटू एक्स एल होता था, ठीक है। तो वी आर एम एस अक्रॉस एल क्या होगा, जो गिवन है कितना गिवन है, देखो एल के अक्रॉस कितना है 40 वोल्ट, हम यहाँ लिख देंगे 40 वोल्ट। आई आर एम एस तो सब में सेम होगा, आई आर एम एस जो है वो सब में सेम, आई नॉट तो सब में सेम जाती है ना, तो आई नॉट बाई रूट टू भी सब में सेम ही होगा। तो आई आर एम एस कितना हमारा, आई आर एम एस हमारा है 10 एम्पियर, तो 10 और एक्सी हमको निकालना है, तो एक्सी कितना हो जाएगा 4, एक्सी क्या होता था एक्सएल, सॉरी बार बार एक्सएल होगा, तो ओमेगा इंटू एल क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है एल निकालना है, तो ओमेगा इंटू एल इक्वल्स टू 4, यहाँ ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी है, ओमेगा टी 100 पाई, तो एल कितना हो जाएगा 4/100 पाई, ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे सी भी निकाल, सी कैसे निकालेंगे, लिखेंगे वी आर एम एस अक्रॉस सी इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी, तो वी आर एम एस कितना गिवन है 10 गिवन है, आई आर एम एस 10 इंटू 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा सी क्या हो जाएगा 1, तो सी क्या हो जाएगा 1/100 पाई, ओमेगा कितना 100 पाई, तो सी की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, आई टी निकालना है, ठीक है, हमको आई टी निकालना है, तो उसके लिए हमको फेज एंगल निकालना होगा, पहले हमको फेज एंगल निकालना पड़ेगा। tan फाई क्या होता था याद करो, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, बोलो ऐसे निकाल लो या फिर वी एल माइनस वी सी बाई वी आर निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो एक्सएल कितना हमारा, यहाँ पर एक्सएल 4 है, एक्सी कितना है, यही तो एक्सी है, एक्सी दोनों कट गया 1 बचा, तो एक्सी 1 है, नीचे आर कितना है हमारा, नीचे 4 है, तो कितना बचा 3/4, तो फाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी यहाँ से
फाई आ जाएगा हमारा 37 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये पता है ना फाई कैसे आ रहा है, मैंने बता चुका है। ये जो 90 डिग्री एक एंगल बनाओ, ये 90 है, ठीक है, तो 90 है, और एक बनाओ 53 डिग्री, एक बनाओ 37, देखो तीनों का सम 180 हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी है उसके सामने 5 लिख दो, उससे छोटी उस 4, और सबसे छोटी 3, तो 3 4 5 कैसे एडजस्ट करेंगे, जो सबसे बड़ी उसके आगे 5, जो सबसे छोटी उसके आगे सबसे छोटा, उस बीच वाला, ठीक है, सबके सामने। ठीक है, अब यहाँ से देखो tan कितना निकालना, tan 37 कितना होता है, tan 37 क्या होगा 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस की, साइन की, tan की, ठीक है, तो यहाँ 37 हो जाएगा। ठीक है, तो IT क्या हो जाएगा, तो यहाँ बताओ VL बड़ा है या VC बड़ा है, VL बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फेज लैग करेगा, करंट पीछे चल रहा होगा, मैं ये बार बार नहीं बताऊँ, करंट यहाँ पीछे चल रहा होगा वोल्टेज से, तो I0 साइन 100 पाई टी प्लस π/6 जो भी पीरियड है उससे 37 डिग्री पीछे, तो क्या हो जाएगा IT हो जाएगा, I0 की वैल्यू 10√2 है, साइन 100 पाई टी, π/6 माइनस 37, π/6 को कन्वर्ट करोगे डिग्री में, सॉरी डिग्री में, उसके बाद जब माइनस करोगे आ जाएगा 7 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, जो XL इक्वल्स टू XC हो रहा था, या फिर बोल सकते हैं VL इक्वल्स टू VC हो रहा था, रेजोनेंस कंडीशन जो कर रहे थे, नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट लेक्चर हम लोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।